मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने की मेरी हैसियत नहीं है। वो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने जो भी फैसला दिया बहुत सोच समझ कर दिया होगा। लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा और ये मामला इस हद तक क्यों आ गया, ये भी आपको बताऊंगा और साथ साथ इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद इन दोनों खबरों के बीच आप जो है वो इन दोनों खबरों के बीच क्या मेल है, क्या तारतम्य है, इन दोनों खबरों के बीच क्या सामंजस्य है, इन दोनों खबरों के क्या मायने हैं, इसका निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा और उसके बाद तय कीजिएगा कि सोना है या जगना है, और जगना है तो जग कर क्या करना है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो काफी रात हो चुकी है, आप सभी लोग इस वक्त सो रहे होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अब सोने का वक्त नहीं, जागने का समय आ गया है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से सोते रहे तो बहुत कुछ खो देंगे और भारत एक दिन धर्मशाला बनकर रह जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने की मेरी हैसियत नहीं है। वो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने जो भी फैसला दिया बहुत सोच समझ कर दिया होगा। लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा और ये मामला इस हद तक क्यों आ गया, ये भी आपको बताऊंगा और साथ साथ इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद इन दोनों खबरों के बीच आप जो है उन दोनों खबरों के बीच क्या मेल है, क्या तारतम्य है, इन दोनों खबरों के बीच क्या सामंजस्य है, इन दोनों खबरों के क्या मायने हैं, इसका निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा और उसके बाद तय कीजिएगा कि सोना है या जगना है, और जगना है तो जग कर क्या करना है। उत्तराखंड में हल्द्वानी का ये बनभूलपुरा इलाका तब सुर्खियों में आया था जब उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था और आदेश सुनाते हुए कहा था कि बनभूलपुरा में जो करीब करीब 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जे हैं, 7 दिन के अंदर रेलवे उन अवैध कब्जों को हटाए। हाई कोर्ट ने कहा था कि इन जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया उनको 7 दिन का समय दीजिए और उनको कहिए कि अपना अवैध कब्जा हटाएं, और नहीं हटाएंगे तो प्रशासन जो है वो इनको जबरन वहां से हटा सकता है, प्रशासन बल प्रयोग करके इनको वहां से हटा सकता है। और जब 7 दिन के अंदर जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था, जब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा तो उसके बाद रेलवे और उत्तराखंड प्रशासन ने इनको वहां से हटाने की शुरुआत की। जैसे ही इन्होंने हटाने की शुरुआत की, ये पूरे जो लोग अवैध रूप से रह रहे थे इस पूरे इलाके में, उन्होंने आकर पुलिस के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, महिलाएं और बच्चों को आगे कर दिया और ये कहा कि उनको गलत तरीके से हटाया जा रहा है। पूरे बनभूलपुरा के अंदर जो है उस वक्त दंगे एक तरह से हो गए थे और इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई जो गाड़ियां थी उनको आग लगा दी गई थी और पुलिसकर्मियों पर हमले हुए थे। ये सब कुछ वहां पर हुआ था। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए थे और जब ये मामला हुआ, महिलाएं और बच्चे उनको आगे करके बैठा दिया गया और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई को इस तरह से रोक दिया गया। और अगले दिन तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील साहब गए और उन्होंने इस पर स्टे ले लिया और इस तरह से बनभूलपुरा इलाके में जो अवैध कब्जा था उसको स्टे ऑर्डर मिल गया। अब स्टे ऑर्डर मिलने के बाद इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लोग रह रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, करीब 4,500 परिवार हैं और 50,000 की इनकी आबादी बताई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते और ये लोग इतने समय से यहां रह रहे हैं, आखिर इनको इस तरह से अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, रेलवे को जमीन की जरूरत है, क्योंकि ये भी आपको बता दूं ये जमीन रेलवे की थी जिसमें 50 साल से अवैध कब्जा हो रखा है। रेलवे अपनी योजनाओं को एक्सपेंड करना चाहता था, रेलवे अपना विस्तार करना चाहता था, इसलिए रेलवे को जमीन की जरूरत पड़ी जहां पर इतने समय से अवैध कब्जा था और रेलवे इसी के लिए जमीन चाहता था और इसलिए पूरा मामला जो है कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले पर स्टे लगा और स्टे लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर जो सुनवाई चल रही थी 24 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते, ये लोग भी इंसान है, इतने समय से यहां रह रहे हैं, तो इनको इस तरह से हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको समझ में आता है
कि रेलवे को जमीन की जरूरत है और ये रेलवे की जमीन है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे को कितनी जमीन की जरूरत है ये रेलवे बताए, और ये सब चीजें करके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग जो है इनको हटाने से पहले ये तय करिए, इनको अगर हटाना है तो इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए, क्योंकि इतने सारे 4,500 परिवार हैं, हम इनके प्रति जो है दया दिखानी जरूरी है। तो इनके प्रति दया दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कहीं जो है बसाया जाए, इनके रहने की कोई व्यवस्था की जाए और उसके बाद जो है ये जगह खाली करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड सरकार और साथ साथ जो है रेलवे है वो बैठकर तय करे कि इनको किस तरह से जो है यहां से हटा के कहीं और बसाया जा सकता है। अब इस जो आदेश सुनाया कोर्ट ने, उसके मायने क्या? उसके मायने ये हैं कि अब रेलवे और उत्तराखंड सरकार मिलकर ये जो अवैध कब्जे में रह रहे थे इनको जो है मकान प्रोवाइड करेगी, इनको कहीं रहने की व्यवस्था करेगी। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान दिए जाएं, और हो सकता है रेलवे का जो उत्तराखंड का करीब 4,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से एक बड़ा हिस्सा रेलवे का जो है, बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे के जो विस्तार का कार्यक्रम था उसका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को बसाने पर खर्च करना पड़े। सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा बजट या फिर केंद्र सरकार का हजारों करोड़ रुपए का बजट जो है इन अवैध लोगों को, इन अवैध रूप से जो लोग रह रहे थे उनको बसाने के लिए लगाना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब इस खबर के साथ मैं आपको कुछ और बताता हूं। मैं फिर कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्योंकि ये लोग कहा कि ये लोग कई सालों से रह रहे थे। कुछ लोग बता रहे हैं 10, 20, 30, कुछ लोग 50 सालों से वहां रह रहे थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि 50 साल से जो अवैध कब्जा था उसको हटाया क्यों नहीं गया, और 50 साल पहले अवैध कब्जा किसने करने दिया गया? 50 साल पहले किसकी सरकार थी? आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में जो है और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लालच में इन अवैध जो घुसपैठिए थे, इनमें से मालूम नहीं कौन है, ये मुस्लिम है, ज्यादातर मैक्सिमम लोग मुस्लिम हैं, और इनमें भी जो है कुछ रोहिंग्या हैं या कुछ बांग्लादेशी हैं, कोई नहीं जानता इनकी असली पहचान क्या है, क्योंकि अब तो इनके पास जो है राशन कार्ड बन गए हैं, अब इन्होंने आधार कार्ड बनवा लिए, वोटर आई कार्ड बना लिए, इसलिए इनकी असली पहचान कोई नहीं जानता। लेकिन अब ये यहीं पर रह गए, तो इनका दावा है कि उत्तराखंड के निवासी हैं। अब सोचिए कि 50 साल पहले, 40 साल पहले केंद्र में और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, इनको बसाया गया, इनको वोट बैंक के रूप में अपना बना लिया गया, और वोट बैंक के रूप में बनाने के बाद अब जब अदालत के आदेश पर इनको हटाने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के बड़े नेता और वकील सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में गए और स्टे ऑर्डर ले आए, और आज ये नौबत है कि अब इनको कहीं ना कहीं बसाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी अब रेलवे की हो गई, ये जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की हो गई। तो ये तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा का इलाका जो है, वहां पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर ये पूरा जो मामला था, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको कुछ दूसरी जानकारियां दे रहा हूं उत्तराखंड के संदर्भ में ही, उत्तराखंड की कुछ और जानकारी दे रहा हूं। अब दोनों जो आपको ये जो घटना मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताई, ये जो खबर मैंने आपको बताई, और ये जो मैं आप जानकारियां देने जा रहा हूं, इन दोनों के बीच मिलान आप कीजिएगा और दोनों को मिला करके इसके जो मतलब निकलते हैं, मायने निकलते हैं, निहितार्थ जो हैं, उन निहितार्थ पे आप पहुंचिएगा, क्योंकि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उससे पहले आपको हल्द्वानी को लेकर के ये एक स्थानीय युवक ने जो कुछ कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हल्द्वानी में ये जो बनभूलपुरा इलाका है, यहां पर इतने सालों से हो क्या रहा था, ये आपको इस युवक की बातचीत में सुनाई पड़ेगा, समझ में आएगा। जरा सुनिए इनको। वो 50,000 इलीगली माइग्रेंट जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए हुए हैं, वही वहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, वही वहाँ पे अंडे की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे सुट्टे और पनवाड़ी की दुकानें खोल रहे हैं, वही वहाँ पे नाई की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, और जो हल्द्वानी के लोग वहाँ पे बैठे हुए उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो क्या ये देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है? 4400 परिवारों के अंदर 50,000 लोग रह रहे हैं, मजाक है क्या चीज यार? एक परिवार के अंदर 10 से 12 लोग, ये देश की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ रही है? ये थ्रेट है हमारे लिए कि उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि पूरा रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका उस एरिया में पड़ता है, ट्रैक जो है वो एनरोचमेंट वाला एरिया आता है। तो उत्तराखंड सरकार ने बोला कि इस जगह को खाली कराना है। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इन लोगों को हटा सकते हो, इनकी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको निकाल सकते हो। इनके अगर ये नहीं मानते प्यार से तो आप प्रशासन को जो भी निर्णय लेना है, चाहे धक्का मार के जैसे मर्जी हटा सकते हो। जो उनके शुभचिंतक है वो आ जाते हैं बीच में, यानी हल्द्वानी के MLA सुमित हृदयेश।
कांग्रेस के एमएलए ये कहते हैं कि जी नहीं नहीं हम तो होने नहीं देंगे। इनके साथ में काफी ऐसे अपोजिशन पार्टीज के जो लोग थे वो घुसते हैं बीच में और इन लोगों को बचाते हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे और चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिसीजन को पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में, और इनका सुप्रीम कोर्ट जो है उन पर स्टे लगा देता है। उत्तराखंड जैसी जगह पे रेलवे ट्रैक लेना वो बात नहीं है कि चलो भाई ये गली खराब है तो अगली गली से ट्रैक निकाल देंगे। अगर इस देश के मुसलमानों के साथ बराबर नहीं होती तो मैं आपको बताऊं ऐसी कौन सी क्या कोई मुसलमान मुझे ये बताए कि मेट्रो के अंदर, बसेस के अंदर या फ्लाइट के अंदर आपके कार्ड पे रिलीजन को देख के टिकट डिसाइड करी जाती है प्राइस का? क्या आपको राशन देते वक्त डिसाइड किया जाता है कि आप मुसलमान हो या हिंदू है? क्या सरकार ने कभी भी आपको ये बोला कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं लगेगी आपको क्योंकि आप मुसलमान हो? क्या कोविड के टाइम पे सरकार ने ये बोला कि राशन नहीं मिलेगा कि आप मुसलमान हो? तो कौन सा भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है भाई? आप ये समझ नहीं रहे हो कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड प्रोटेस्ट है, जैसे शाहीन बाग लगा था। उत्तराखंड पूरा स्टेट जो है ना वो बहुत पीसफुल स्टेट है। उत्तराखंड के अंदर आप कब चाहे आप कुमाऊं साइड चले जाओ, गढ़वाल साइड चले जाओ, उत्तराखंड के अंदर आज भी लोग जो है ना वो रात को अपने घर को दरवाजा बंद करके सिर्फ इसी कारण से सोते हैं क्योंकि जानवर आ जाएंगे। वरना अगर जानवर का डर ना हो ना तो वहां के लोग दरवाजे खोल कर सो सकते हैं, इतना लोगों पे यहाँ पे ट्रस्ट होता है। अगर हल्द्वानी के लोग जो है आप उनकी वीडियो दिखा रहे हो, 50,000 जो लोग हैं उनकी रोने की वीडियो दिखा रहे हो, आप उनकी परेशानी दिखा रहे हो, हल्द्वानी के लोगों से आपने पूछा कभी? आपने कभी हल्द्वानी के लोगों से पूछा कि उनके लिए वो कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है? जो चीजें लीगल होती है सरकार कभी भी नहीं तोड़ती। अगर सरकार तोड़ती है, अगर वो अपने डेवलपमेंट के लिए तोड़ती है तो वो उनको प्रोवाइड करती है। दिल्ली के अंदर जब मेट्रो बनी थी तो क्या जिनके घर के बीच में आए तो उनको प्रोवाइड नहीं किया था? अब मैं आपको दूसरी जो जानकारियां वो बताता हूं उत्तराखंड के संदर्भ में। उत्तराखंड को हम सब जानते हैं देवभूमि कहा जाता है और ये यहाँ पर हिंदुओं के इतने सारे दर्जनों और 2, 4, 5 दर्जन जो है वहां पर हिंदुओं के यहाँ पर पवित्र स्थल हैं। आप सभी जानते हैं, सभी तीर्थ यात्रा के लिए जो है वो देवभूमि जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। लेकिन आपको जानकारी है इस उत्तराखंड में हो क्या रहा है। इस उत्तराखंड से अब जो लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं आपको ये खबर आती है कि कहीं पर जो है लव जिहाद चल रहा है, कहीं आपको ये खबर आती है किसी जो है किसी मुस्लिम भीड़ ने कहीं हमला कर दिया, कहीं जिहादियों को लेकर कुछ खबरें आती हैं। इस तरह की चीजें आपको लगातार उत्तराखंड से ऐसी खबरें सुनाई देती होंगी। अब ये खबरें जो आ रही है इनका मायने क्या है? इन खबरों का मायने ये है कि जो क्या उत्तराखंड का जो डेमोग्राफी है वो तेजी से बदल रही है, ऐसा जो है ऐसा सब लोग कह रहे हैं और आंकड़े तो है ही। और इसके साथ साथ अगर आप कभी उत्तराखंड जाते होंगे आप महसूस कीजिएगा, मैं भी उत्तराखंड जाता हूं, लगातार बहुत सालों से जा रहा हूं। आप नैनीताल में जाइए, देहरादून में जाइए, वहां पर जो डेमोग्राफी बदली है उसका एहसास आपको सड़क पे चलते हुए हो जाएगा। नैनीताल में आप जाइए, नैनीताल के मुख्य बाजार में शुक्रवार को आप चले जाइए, वहां एक बड़ी मस्जिद है और उसके बाद जो है नैनीताल के मार्केट में क्या नजारा होता है वो अगर आपने अपनी आंखों से देखा होगा तो आपको उसके बारे में अंदाजा होगा। अब मैं आपको ये बता दूं 2001 से 2001 और 2002 के आसपास की बात है। उस समय जो है इस पूरे 10 साल में 2001 से 2011-12 के बीच में इस समय उत्तराखंड के बारे में ये बताया जाता है कि वहां पर हिंदुओं की आबादी 2% कम हुई है, मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ी है। ये मैं सिर्फ आपको 2001-2 से लेकर 2010-11 का जो दशक है उसके बारे में बता रहा हूं। यानी 2% हिंदुओं की आबादी कम हुई, 2% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। और असम के बाद उत्तराखंड ही देश का वो राज्य है जहां सबसे तेजी से सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, असम में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है वहां घुसपैठ होती है, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं और वहां पे नागरिक बन जाते हैं, तो वो तो कारण है। अब उत्तराखंड में कहां से क्या लोग आ रहे हैं कि यहां पर डेमोग्राफी बदल रही है, इसके बारे में आप अनुमान लगाइए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना जो है वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, हरिद्वार के बारे में कहा जाता है, हरिद्वार आप जानते हैं गंगा स्नान के लिए आप जाते हैं, पवित्र नगरी हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर 40% बीते 10 सालों में मुस्लिम आबादी जो है वहां बढ़कर 40% हो गई है। 40% सोचिए, और वहां पर 1/3 मुस्लिम आबादी जो है वो आपको मोटे तौर पर है। पूरे उत्तराखंड में यह बताया जाता है कि अभी 300 से ज्यादा मस्जिदें बन गई है, 300 से ज्यादा मस्जिदें। कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनके लिए पैसा फंडिंग जो है वो कहीं और से आया, उत्तराखंड से नहीं, उत्तराखंड के बाहर से आया, तो 300 से ज्यादा मस्जिदें वहां पर बन गई हैं। 1990 में करीब करीब उत्तराखंड में जो बताते हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो 2 से 4% थी। 1990 के दशक के आसपास 2 से 4% थी। अब उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी 18 से 20% बताई जा रही है। 18 से 20% उत्तराखंड में, देवभूमि में। अब इन दोनों जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया और ये खबर बताई, इन दोनों के बीच आप जो है क्या संबंध है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। और मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा
कि अगर आपने आज किसी अपने आसपास किसी को अवैध रूप से बसने दिया, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है या अनजान कोई मुस्लिम है, कोई कहीं से आए कहीं बस गया, अगर आज आपने उसको बसने दिया तो 10, 20, 30, 40 साल बाद आपको अपने हिस्से में से उसको देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आज अगर उत्तराखंड का पैसा या रेलवे का पैसा जो है इन लोगों को दिया जा रहा है, इन लोगों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो आपको अपने हिस्से से अपना पेट काट करके, अपनी जरूरतों को कम करके, अपनी जमीन के टुकड़े में से इनको देना पड़ेगा, अपनी रोटी के हिस्से में से इनको देना पड़ेगा। ये चीज जो है ना, ये उत्तराखंड में हमने करीब 30-40 सालों में देख ली, 4-5 दशकों में हमने उत्तराखंड में ये स्थिति देख ली। अब पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए अपने आसपास अगर आप किसी को भी अवैध रूप से देखते हैं, कोई बस रहा है अवैध रूप से, पॉलिटिकल पार्टियां तो ये करती हैं वोट बैंक के लिए, जैसे कांग्रेस ने यहां पर बनभूलपुरा में इन लोगों को बसा दिया वोट बैंक के लिए, क्योंकि अब बड़ा वोट बैंक हो गया इनका। और अभी हाल ही में जो है बद्रीनाथ में जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी इस तरह की जो तस्वीरें आई थी, उस चुनाव के भी जो वीडियो आए थे, लोग बहुत खुश हैं कि बीजेपी, विपक्ष बड़ा खुश है कि बीजेपी को हमने वहां हरा दिया। लेकिन वहां की भी डेमोग्राफी पिछले कुछ सालों में तेजी से बदली है। सोचिए, वो पवित्र धाम है, वहां की जो वीडियो आई थी उसमें मुस्लिम महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी थी वोट देने के लिए, तो वो उसके आप मायने निकालिए। लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो जिस तरह से हो रहा है, ये जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, ये खतरा है बहुत बड़ा, और इसलिए आपको सचेत होने की, सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि आपके आसपास कोई अवैध रूप से आज बच जाएगा, और अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां इस पर अपना वोट बैंक बनाती हैं। फिर बता रहा हूं, कांग्रेस ने यहां बनाया, और इसी तरह से टीएमसी बंगाल में अपना वोट बैंक बना रही है, उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बनाते हैं, दिल्ली में इसी तरह से अपना वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाते हैं। लेकिन ये जो वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, आप इसको देख करके खामोश मत रहिए। डेमोक्रेटिक तरीके से इसका उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, इसके खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाइए। नहीं तो समझ लीजिए कि अपनी जमीन का हिस्सा, अपने घर का एक हिस्सा आपको इन घुसपैठियों को, इन अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, इनको देना पड़ेगा। अपनी रोटी, अपने बच्चे के हिस्से की रोटी आपको इनको खिलानी पड़ेगी। तो अभी भी समय है, जाग जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।